बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब कोई आदमी बड़े ओहदे पे आता है तो उसकी असल पहचान होती है। काजी फायद ईसा जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उस वक्त उनको बाद लोगों ने बड़ा हीरो बनाया। अब वो चीफ जस्टिस बने हैं तो उनकी असल जो शख्सियत है और चेहरा है वो कौम के सामने आ गया है। लोग किस तरह अगवा हो रहे हैं वो सारी कहानी तो चल रही है। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज इंतहाई आम इजलास मुनक्कद हुआ है और इसके अंदर दो जजेस के खिलाफ जो शिकायत है उनका जायजा लिया गया है। लेकिन एक शिकायत कानून कुनिंदा जो खातून है उनको किस तरह कादी फायद ईसा साहब ने खुली धमकी दी है, ये जब तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और किस कंटेक्स्ट के अंदर ये सारे मामलात चले हैं और खातून को बाद में जो कादी फायद ईसा के हामी साफी हैं उन्होंने किस तरह आड़े हाथों लेने की कोशिश की है, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर मैं सामने रखूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज इमरान खान के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने जिस तरीके से दलाइल दिए हैं यकीनन वो छा गए हैं। और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को अचानक अदालत के अंदर क्यों तलब करना पड़ा और फिर जज अबू अल असनाद जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के खिलाफ समाअत कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा ब्लंडर किया है जो अब उनके गले पड़ने जा रहा है। और ये जो तैनाती है और जेल ट्रायल हो रहा है इसका क्या फ्यूचर है, क्या फैसला आ सकता है, इस पर आज वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और इंतहाई आम वीडियो है और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो जज है अबू अल असनाद वो इस वक्त समाअत कर रहे हैं अडयाला जेल के अंदर साइफर मुकदमा। अब इस पर जो तहरीक इंसाफ की टीम है उन्होंने सवालात उठाए हैं और उनका यह कहना है कि एक तो जज जिसको तैनात किया गया वो ओएसडी बनाया गया जज था, अचानक उस पर इतनी मेहरबानी की कि हाई प्रोफाइल ओएसडी जिसको बनाया जाता है इसका मतलब होता है कि वो थोड़ा सा निकम्मा था या वो काम सही नहीं कर रहा था या उसकी कारकर्दगी जो है वो खराब थी। वो कोई ना कोई ऐसी बुनियाद बनाई जाती है तो एक ऐसा बंदा जो वेला बैठा हो और उसको हाई प्रोफाइल जो केस है और खसूसी अदालत बना के उसको जज बना दिया जाए तो ये एक बड़ा सवाल है जो अक्सर ज़हनों में आता है। आखिर उन्होंने कोई कमिटमेंट की है हुमायूं दिलावर की तरह या कोई मामला हो रहा है, एक तो ये सवाल पैदा हो रहा है। दूसरा, जेल के अंदर इतना एक आम केस जिसके अंदर उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है तो वो अगर जेल के अंदर आप ट्रायल करेंगे जहां पे सहाफियों को और आम पब्लिक को एक्सेस नहीं है तो इसका मतलब है आप भुट्टो की तरह कोई दो नंबरी करना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा आम सवाल है। फिर जो जज है वो कहते हैं गवाह सुस्त और जो है वो दूसरा जो है वो चुस्त है, आपको पता है। तो अब यहां पे भी ये मामला हुआ है। अब यहां पे आज जो दलाइल हुए हैं सलमान अकरम राजा पाकिस्तान के चोटी के जो आईनी और कानूनी माहिरीन है उनके अंदर उनका शुमार होता है। बड़े सुलझे हुए जीरक और ज़हीन आदमी है। अब उन्होंने जो दलाइल दिए हैं उसके अंदर उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर पकड़ा है। एक तो उन्होंने कहा है कि अटार्नी जनरल ने कुछ दस्तावेजात दिखाई हैं जिसमें स्पेशल रिपोर्ट्स भी हैं, सीसीपीओ का लेटर भी इन दस्तावेजात का हिस्सा है। सिक्योरिटी खतरात के बाद जेल ट्रायल का फैसला हुआ। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में दो रुकनी बेंच है जिस पर उन्होंने मुकालमा किया। अब इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि सेक्शन 9 के तहत जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। इस सेक्शन के तहत अदालत का वेन्यू तब्दील किया जा सकता है लेकिन जेल ट्रायल का जिक्र नहीं है। यह सजाए मौत या उम्र कैद का केस है, इसमें सख्ती से कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अगर सिक्योरिटी खदशात हूं तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था, यह जस्टिस समन रिफत इम्तियाज जो है उन्होंने सवाल उठाया। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत को यह मामला मुतलका जज के सामने रखना चाहिए था। हुकूमत जेल ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूशन के जरिए भी दरखास्त दे सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन, इस पर जेल ट्रायल की दरखास्त आए तो अदालत नोटिस करके दूसरे फरीक को सुनने के बाद फैसला देती है। उन्होंने कहा हमें तो बुलाया ही नहीं गया, नोटिस नहीं दिया गया, यकतरफा ये सारा कुछ खेल खेला गया है। राजा साहब आप अपील काबिल समाअत होने पर अपने दलाइल दें। अब इसके बाद जो है वो बड़ी आम चीज है जो उन्होंने पॉइंट आउट की है। आज लंबी समाअत थी, बहुत दलाइल हुए हैं घंटों, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये जो जज साहब हैं ये तो पहले ज्यादा चुस्त दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। उन्होंने कहा कि जज की जानब से 2 अक्टूबर को लिखा गया खत भी पढ़ना चाहता हूं जो बहुत आम है। उन्होंने कहा जज ने इस खत में पूछा कि क्या मुल्जम को पेश करने में कोई मुश्किलात तो नहीं। सलमान अकरम राजा, जज ने इस खत में पूछा कि क्या मुल्जम को पेश करने में कोई मुश्किलात तो नहीं। जज इस खत के जरिए पूछ रहा है कि आप मुनासिब समझें
تو جیل ٹرائل کے لیے تیار ہوں، یہ وکیل نے دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے اس کا معنی یہ بنتا ہے، انہوں نے کہا کہ جج اپنے خط میں کہہ رہے تھے کہ جو آپ کا حکم وہی میری رضا، یعنی ایک جج جو ہے وہ کس طریقے سے پہلے ہی اس سارے معاملے کے لیے تیار ہے، اور یہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے جو انہوں نے بتایا۔ اس پر جو نوٹیفکیشن تھے جو وزارت قانون کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے، اور یہ جو ساری کارروائی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آج اچانک جو ہے وہ بلا دیا گیا جو ہے وہ رجسٹرار ہائی کورٹ کو۔ عدالت نے کہا کہ فوری طور پہ حاضر ہوں، اور آپ یہ مکمل جو تفصیل ہے یہ ہمارے سامنے آپ رکھیں گے۔ اور اس معاملے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے وہ سامنے رجسٹرار آئے، انہوں نے وہ تفصیل سامنے رکھی، اس پر ظاہر ہے عدالت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئی، اور اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے وہ آج کی جو سماعت ہے وہ اس کے اندر یہ بڑا عام نقطہ آیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر بالآخر اٹارنی جنرل نے بھی دلائل دیے۔ سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کے حکم میں کل دن 11 بجے تک توسیع کر دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین کی جو تعیناتی ہے اس کا نوٹیفکیشن طلب کیا ہے، اور عدالت نے سیکیورٹی خدشات سے متعلق حکومت سے اسپیشل رپورٹس بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ اگرچہ جج جو آج ہیں ظاہر ہے انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، لیکن ممکن ہے یہ فیصلہ نہ کر سکے کیونکہ پورا سسٹم اس وقت لیٹا ہوا ہے، لیکن آج جو سوالات پوچھے گئے اور جو کل رپورٹ طلب کی گئی ہیں، چونکہ آج یہ توقع تھی کہ یہ فیصلہ ہوگا، تو میرٹ کے خلاف ایک جج کی بادی نظر میں تعیناتی، جیل کے اندر ٹرائل کر کے عمران خان کے خلاف بھٹو کی طرح جو معاملہ کیا جا رہا ہے، اس پر بڑے آج سوالات اٹھے ہیں، اور جو جج ہیں جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے اس حوالے سے اپنے جو خدشات ہیں وہ سامنے رکھے ہیں۔ لیکن اب میں جو بڑی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح قاضی فائد عیسیٰ صاحب، میرا مقصد ہرگز نہ ان کی تذلیل کرنا ہوتا ہے نہ تضحیق کرنا ہوتا ہے، وہ قاضی القضات ہے، لیکن میرا ایک ہی کنسرن ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو ہمارے ٹاؤٹ صحافیوں نے ایک ہیرو بنایا، اس کو انسانی حقوق کا چیمپئن بنا کر پیش کیا تھا، جس کو بتایا تھا کہ اگر قاضی آ گیا تو پھر یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، یہ آئین قانون پہ عمل کرنا پڑے گا، وہ بندہ جی بڑا وہ نہیں دیکھتا، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ عام پاکستانی ہے۔ لیکن قاضی صاحب ایسے لگ رہا ہے جیسے جب سے تشریف لائے ہیں وہ کہتے ہیں میری آنیاں جانیاں دیکھو، تو لوگ ان کی آنیاں جانیاں دیکھ رہے ہیں۔ جیسے چیف جسٹس سے ایک زمانے کے اندر افتخار چودھری، وہ بھی بڑے ریمارکس دیتے تھے، بڑے دھویں دار اس پر جو ہے وہ بیپر بنتے تھے، ٹی وی چینل پر ہیڈ لائنز بنتے تھے، ماشاءاللہ وہ پہلے جج تھے جو باقاعدہ طور پہ سیاستدان کے روپ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سامنے آئے، یعنی جج کم اور سیاستدان زیادہ۔ اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ آج کل بھی نظر آ رہی ہے۔ قاضی گروپ کے بیچارے جو صحافی ہیں وہ بھی اب بڑی مشکل صورتحال سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ آج آپ کو علم ہے سپریم جوڈیشل کونسل یہ وہ ادارہ ہے جس کے اندر جو ججز ہیں ان کا احتساب ہوتا ہے، یعنی پاکستان کے اندر اگر کسی بھی جج کے خلاف آپ کو کوئی شکایت ہے تو وہ آپ پہلے تو آپ کے پاس فورم ہوتا ہے ہائی کورٹ اگر ماتحت عدلیہ ہے، اور پھر اگر سپریم کورٹ نہیں تو آپ جو ہے وہ جائیں گے اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہاں کمپلینٹ کریں گے۔ اسی طرح اگر چیئرمین نیب کو ہٹانا ہے تو پھر بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جائیں گے، اگر الیکشن کمشنر کو ہٹانا ہے تو پھر بھی آپ ادھر جائیں گے۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کو بڑے اختیارات حاصل ہیں، کسی جج اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کو ہٹانا ہے تو بھی وہاں پہ نمائندگی ہوتی ہے چیف جسٹس کی سربراہی کے اندر، یہ ایک باقاعدہ ایک باڈی ہے، آئینی باڈی ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہوا کہ 2 ججز کے خلاف شکایات پچھلے کچھ عرصے میں جمع کی گئی۔ ایک ہے جسٹس سردار طارق مسعود، یہ قاضی صاحب کے سیکنڈ جج ہیں، یعنی ویسے بھی ان کے بعد یہ سینئر ترین جج ہیں، لیکن قاضی صاحب نے بہت کچھ جو کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ان کے فیصلوں میں، ان کی گفتگو اور لہجے میں قاضی صاحب بول رہے ہوتے ہیں، یہ اتنے جگر ہیں آپس میں، ان کا نظر آتا ہے جو وہاں بتاتے ہیں، تو وہ جگری یار ہیں، ان کے خلاف یہ جو ہے وہ آپ سمجھیں یہ کمپلینٹ تھی۔ اور دوسرے جو قاضی صاحب کے مخالف گروپ کے سمجھے جاتے ہیں مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے خلاف بھی شکایات ہیں۔ اب ادھر والوں کے پاس بھی کچھ کاغذ ہیں جو ان کو کہیں سے ملے ہوئے ہیں، ادھر والوں کے پاس بھی جن ججز کے خلاف شکایت ہے ان کے پاس بھی ڈاکومنٹس ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اب یہ جو خاتون ہے انہوں نے جو ہے وہ آمنہ ملک ان کا نام ہے، انہوں نے یہ شکایت درج کروائی تھی
जो सरदार तारक मसूद है, ज़ाहिर आमदन से रिलेटेड कुछ इस तरह के असासों के मुताल्लिक मामलात थे। अब इस पर जो आज समाअत हुई है और जो उस खातून ने रिपोर्ट किया है, और फिर मरियम नवाज खान जो जियो न्यूज़ की रिपोर्टर है, फिर और जो साफ़ी हैं हमारे दोस्त अदील सरफराज और दीगर ने इसको रिपोर्ट किया है, तो मैं उनकी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने बताया कि जस्टिस सरदार तारक मसूद के खिलाफ आमना मलिक को सुप्रीम काउंसिल में इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा। आमना मलिक के मुताबिक इजलास में उनसे जजेस ने ताबड़तोड़ सवालात पूछे। कहती हैं, मुझे कहा गया कि अगर ये ना बताया गया कि जस्टिस सरदार तारक के खिलाफ दस्तावेजात कहां से ली तो यहां से जा नहीं सकती। यानी एक बात तो ये उन्होंने की, लेकिन दूसरी तरफ बताया गया कि ये काजी साहब ने धमकी दी मुबैना तौर पे। काजी जो इस वक्त सबसे बड़े काजी हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने इस खातून को धमकी दी कि वहां भेज दूंगा जहां से वापस भी नहीं आ सकेंगी। यानी एक तो ये मौत की धमकी है सीधी सीधी, यानी उसने गलत किया सही किया जो भी आप समझते हैं कि अगर ताकतवर हलकों ने दिया, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने दिया, ये भी हो सकता है पुरानी एस्टेब्लिशमेंट चूंकि अब बद बुराई के तौर पर देखी जाती है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के जरिए चूंकि इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, तो अब ये चूंकि नेक पाक एस्टेब्लिशमेंट है, ये भी हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है। तो अब वो कहते हैं कि अगर आपने ना बताया कि आपको दस्तावेजात कहां से मिली, ज़ाहिर है किसी का असास से, कोई FBI से, कहीं से डॉक्यूमेंट्स होता है, तो अब ये एक इस खातून को बड़ी धमकी दी गई। इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको दी या कहीं से लीक की गई, किसी ने इसको खातून से जो है वो किया गया। तो मुतफिका तौर पर जो जजेस हैं उन्होंने सरदार तारक, जो जस्टिस सरदार तारक हैं, उनके खिलाफ जो दरखास्त है उसको खारिज कर दिया। यानी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, उन्होंने वकील कर लिया और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दरखास्त भी दायर कर दी है। अब ये एक अलहदा मामला है, अब ये खुली धमकी है जैसे भी हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अब देखिए जब से काजी साहब आए हैं, उनके जिगरी यार का मामला था, बेशक नाजायज भी हो, तो इस खातून को इस सतह पर धमकी दी है। दूसरी तरफ जो जज हैं उनके मुखालफ नुक्ता नजर के समझे जाते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। उधर उनके खिलाफ जो दरखास्तें देने वाले हैं उनमें एक दाऊद नाम का वकील नुमा बंदा है जो टाउट का किरदार के तौर पे मशहूर है। अब वहां पर दाऊद नामी बंदे ने वो दरखास्त दी है उधर मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, उसके पास भी दस्तावेजात हैं, लेकिन कादी साहब क्या उससे भी यही इसी तरह गुस्से में, अग्रेशन में, इसी तरह जज्बात में आके उन्होंने पूछा है या पूछेंगे कि आपको ये दस्तावेजात कहां से मिली? ये असल में दोहरा मयार है। अगर तो उनके जो मुखालफ जज हैं नुक्ता नजर या ग्रुप के समझे जाते हैं, बदकिस्मती से ग्रुपिंग होनी नहीं चाहिए, तो वहां जज्बात ये क्यों नहीं होते? यहां ये जज्बात क्यों थे काजी साहब के? सवाल सिर्फ ये है सादा सा, जो असल में पूछने की जसारत कर रहे हैं। अब उस खातून से बाद में वीडियो स्टेटमेंट दी, अब वो खातून बेशक इस्तेमाल हुई होगी, किसी ने उसको कहा होगा, वो मुझे पढ़ी लिखी और समझदार लग रही है जैसे उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन असद तूर, मतीउल्लाह जान, सब ने जो काजी ग्रुप के साफी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्टर हैं, उन्होंने बड़े उनसे सवालात भी किए, मजाक भी किया, वो सारा जो है वो उनसे करते हैं। लेकिन ये इनको भी देखना चाहिए कि कभी दूसरे तरफ वाले लोगों के साथ ये मजाक और ये तंज आपने की है, तो ये आज सूरत हाल हुई है जी। काजी साहब ने एक खुली धमकी दी है, जो रिपोर्ट हुई है, अब इस पे वजाहत तो वही कर सकते हैं। जज्बात एक तरफ काजी साहब के और होते हैं, दूसरी तरफ उनके जज्बात और होते हैं। ये क्या खुला तजाद नहीं है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।